गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण का रचना भाग। रचना जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, कुछ नया रचना, कुछ नया, कुछ क्रिएटिव करना। ठीक है। हम जो मनुष्य होते हैं, हमारे दिमाग में बहुत कल्पना शक्ति होती है। हम अपनी कल्पना से अनेक तरह की बातें सोचते रहते हैं। उन उसकी हम मनुष्य की कल्पना शक्ति और आप बच्चों की कल्पना शक्ति की अभिव्यक्ति के लिए कुछ ऐसी गतिविधियां कराई जाती हैं जिससे हमारी भाषा का विकास हो सके, हम रुचि से और कार्य कर सके। तो ये जो रचना भाग होते हैं, इसको हम दो तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं कि मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार की अभिव्यक्ति के दो भेद हो जाते हैं। कैसे? मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति। जब हम मुख से बोलकर अपने भावों को व्यक्त करते हैं तो मौखिक अभिव्यक्ति, और लिखकर अपने भावों को व्यक्त करते हैं तो लिखित अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति में वाद विवाद, कविता वाचन, वार्तालाप, कहानी सुनाना, भाषण देना आदि ये आते हैं। और लिखित अभिव्यक्ति में पठित गद्यांश, कहानी लेखन, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन आदि रूप आते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। ठीक, अपठित के जैसे नाम से पता लग रहा है, आ यानी नहीं और पठित यानी पढ़ा हुआ, जो पहले ना पढ़ा गया हो, ऐसा गद्यांश जो हमने पहले ना पढ़ा हो। ठीक, गद्यांश का अर्थ होता है पाठ या गद्य का अंश या भाग। ठीक, ये हमारी पाठ्य पुस्तक से नहीं दिए जाते, ये आपकी परीक्षा में दिए जाते हैं। एक तो और ये हमारी पाठ्य पुस्तक से नहीं दिए जाते, ये किसी कहानी, निबंध या लेख से लिए जाते हैं। और इनमें कुछ फिर आपको इनको ध्यान से पढ़ना होता है, इसको 2-3 बार पढ़ना होता है, समझना होता है। और फिर कुछ उसी गद्यांश में से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। प्रश्न भी या तो लघु उत्तरीय हो सकते हैं, यानी 1-2 लाइन में उत्तर देने होते हैं, या बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, यानी आपको विकल्प दिए होते हैं 3 या 4, उनमें से एक विकल्प आपको चुनना होता है। ठीक, तो गद्यांश को जब हम हल करते हैं, अपठित गद्यांश को, उससे पहले हमको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। गद्यांश को हमें 2-3 बार पढ़कर उसके मूल भाव को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। कितनी बार पढ़ना चाहिए? कम से कम 2-3 बार उसके अर्थ को, उसके मूल भाव को हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर, जो आपसे गद्यांश में से प्रश्न पूछे जाते हैं, उत्तर संक्षेप में यानी छोटे रूप में और अपनी भाषा में छोटे छोटे वाक्यों में लिखने चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, उत्तर के आगे की लाइन भी लिख देते हैं और उत्तर के बाद की लाइन मैडम अपने आप ढूंढ लेंगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। 3-3, 4-4 लाइन के उत्तर लिख देते हैं। या तो आपको विकल्प दिए होते हैं, और नहीं, यदि लघु उत्तरीय प्रश्न है तो आपको छोटे छोटे वाक्यों में, छोटे रूप में उत्तर अपनी भाषा में लिखना चाहिए। जैसा उत्तर पूछा गया है प्रश्न का, उसी रूप से उसको थोड़ा चेंज कर देना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर ही दें। जो आपके प्रश्न होते हैं वो गद्यांश में से ही पूछे जाते हैं, कहीं बाहर से नहीं पूछे जाते। तो गद्यांश के आधार पर ही प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। यदि शीर्षक लिखने को कहा जाए तो शीर्षक के मूल भाव के आधार पर ही लिखें। जो आपका शीर्षक होता है यानी टाइटल आपको लिखने को कहा जाए, तो गद्यांश को जब हम पढ़ते हैं 2-3 बार, उसका मूल भाव समझते हैं, उसके आधार पर ही हमें शीर्षक लिखना चाहिए। तो जब हमको प्रश्नों के उत्तर देने हो तो हमें सबसे पहले गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का ध्यान से पढ़ना चाहिए। कि प्रश्न जो आपको नीचे प्रश्न दिए होते हैं उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए। गद्यांश को ध्यानपूर्वक कम से कम 2 बार पढ़े। प्रश्नों से संबंधित अंश को पेंसिल से चिन्ह अंकित कर लें। जहां भी आपको जब प्रश्न पढ़ रहे हैं और आपने पहले गद्यांश पढ़ लिया है, तो आपको लग रहा है कि यहाँ में मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, तो उसको पेंसिल से चिन्हांकित, रेखांकित कर लें, उसको अंडरलाइन कर लें।
पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में संक्षेप में दें। ध्यान रखें, उत्तर में अपने विचार को शामिल ना करें, यानी कि जो उत्तर है उसको संक्षेप में दें और अपने एक्स्ट्रा विचार को शामिल ना करें, यानी गद्यांश में से ही उत्तर दें। तो बच्चों, ये जो हम गद्यांश का अभ्यास करते हैं उससे हमें क्या फायदा होता है? इससे विद्यार्थी की अर्थ ग्रहण क्षमता का विकास होता है, यानी सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है। और जो गद्यांश पे आधारित प्रश्न होते हैं वो उसके अभ्यास से, जो हम प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं, उससे हमें पढ़ने, समझने और लिखने की जो हमारी शक्ति होती है विकसित होती है। तो हम अब गद्यांश का अभ्यास करते हैं। मैं आपके सामने गद्यांश प्रस्तुत करूंगी, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आपको क्या करना है, अभी तो मैं एक बार ही पढ़ूंगी गद्यांश, लेकिन आपको 2-3 बार पढ़ना है ध्यान से, और उत्तर को गद्यांश में से ही ढूंढना है। इससे हमारी अर्थ ग्रहण क्षमता का भी विकास होता है कि हम गद्यांश के अर्थ को अच्छी तरह समझते हैं, उसके भाव को समझते हैं। ओके, और हमारी लिखने की क्षमता का भी विकास होता है। तो पढ़ते हैं गद्यांश। प्रदूषण एक गहन समस्या के रूप में हमारे सामने विकराल रूप लिए खड़ी है। प्रदूषण एक गहन समस्या के रूप में हमारे सामने विकराल रूप लिए खड़ी है। प्रकृति का अर्थ होता है, या प्रकृति नहीं आएगा, प्रदूषण आएगा। प्रदूषण का अर्थ होता है दोष से युक्त। मानव ने प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ करके उसका संतुलन बिगाड़ दिया है। यानी आज हमारे सामने जो प्रदूषण की समस्या है बहुत बड़े रूप में उपस्थित है, बहुत बड़ी समस्या है ये। और प्रदूषण का क्या अर्थ होता है? दोष से युक्त। हम मनुष्य हैं जो प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, हमने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। जो धरती पहले हरियाली और प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण थी, वही आज बंजर बनती जा रही है। क्यों बंजर बन रही है? क्योंकि हम पेड़ों को काट रहे हैं, वनों का विनाश कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, आज जगह जगह फ्लैट बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, जो खेतों को काट रहे हैं, वनों को विनाश कर रहे हैं। और जो हम पेड़ों को काटेंगे तो धरती क्या होगी? बंजर बन जाएगी। और हरियाली कम होती, पेड़ों के कटने से हरियाली कम हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, आज संपूर्ण पर्यावरण दूषित हो चुका है। मानव ने बिना भविष्य की चिंता किए प्रकृति के सभी संसाधनों का दोहन किया। दोहन यानी उपयोग किया, कि मानव अपने जो आने वाले भविष्य की चिंता नहीं कर रहा, वो प्रकृति के सभी संसाधन क्या होते हैं? जो प्रकृति के जो भी प्रकृति की वस्तु हम उपयोग में लेते हैं, क्या उनका उपयोग कर रहा है, लेकिन कुछ ज्यादा ही कर रहा है, अति से ज्यादा कर रहा है अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। वो अपनी भविष्य की चिंता नहीं कर रहा। इसी कारण प्रदूषण की विकट समस्या हम सबके सामने खड़ी है। प्रदूषण मुख्य प्रकार रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला वायु प्रदूषण, दूसरा ध्वनि प्रदूषण, तीसरा जल प्रदूषण और चौथा भूमि प्रदूषण। ये सभी प्रदूषण मिलकर मानव, जीव जंतु, वनस्पति सभी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। महानगरों में इनके कारण जल, वायु व ध्वनि सभी दूषित होते जा रहे हैं। यदि मनुष्य प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए कड़े कदम न उठाए तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। एक बार हम फिर पढ़ लेते हैं कि प्रदूषण की एक गहन समस्या के रूप में हमारे सामने विकराल रूप लिए खड़ी है। यानी आज हमारे सामने कौन सी समस्या है? प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण का अर्थ होता है दोष से युक्त। क्या अर्थ होता है? दोष से युक्त। मानव ने प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ करके उसका संतुलन बिगाड़ दिया है। किसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है मानव? प्रकृति के नियमों के साथ। जो धरती पहले हरियाली और प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण थी, वही आज बंजर बनती जा रही है। तो कैसी हमारी धरती बनती जा रही है? बंजर। इस तरह आपको मन में जो लाइन आपको लगता है कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है, एक और मन में दोहरानी है कि आप आंसर याद कर रहे हैं, या फिर आपको अंडरलाइन कर लेना है। आपको लगता है कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है तो उसको अंडरलाइन, रेखांकित कर लेना है, उसके नीचे एक पेंसिल से या पेंसिल लाइन कर लेनी है। आज संपूर्ण पर्यावरण दूषित हो चुका है। मानव ने बिना भविष्य की चिंता किए
किए, प्रकृति के सभी संसाधनों का दोहन किया। इसी कारण प्रदूषण की विकट समस्या हम सबके सामने खड़ी है। प्रदूषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। ये सभी प्रदूषण मिलकर मानव, जीव जंतु, वनस्पति सभी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। महानगरों में इनके कारण जल, वायु व ध्वनि सभी दूषित होते जा रहे हैं। यदि मनुष्य प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए कड़े कदम न उठाए तो उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसी गद्यांश में से हम प्रश्न करते हैं। हमारे जो उत्तर होंगे कहाँ होंगे? इसी गद्यांश में से। हमारा पहला प्रश्न है, प्रदूषण का अर्थ होता है। आपके सामने बच्चों विकल्प दिए हुए हैं, चॉइस दी हुई है, 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको एक चुनना है। तो हमारी जो पहली लाइन थी उसमें था प्रदूषण का अर्थ क्या होता है? दोष युक्त। तो इसका उत्तर क्या आएगा? वह वाला, सेकंड वाला, दोष युक्त। दूसरा प्रश्न है, प्रदूषण के कारण संपूर्ण पर्यावरण हो रहा है। प्रदूषण के कारण संपूर्ण पर्यावरण क्या हो रहा है? हमारा पहला ऑप्शन है दूषित, दूसरा सही, तीसरा गलत और चौथा नहीं। तो कौन सा उत्तर आएगा? आ वाला, दूषित। प्रदूषण के कारण संपूर्ण पर्यावरण दूषित हो रहा है। तीसरा प्रश्न है, दूषित जल से होने वाले प्रदूषण को कहते हैं, क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, दोनों अ व ब। दूषित जल से होने वाले प्रदूषण को क्या कहेंगे? जल प्रदूषण। तो कौन सा उत्तर आएगा हमारा? सेकंड वाला, ब, जल प्रदूषण। दूषित वायु से होने वाला प्रदूषण कहलाता है, क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और कोई नहीं। दूषित वायु से होने वाला प्रदूषण कहलाएगा वायु प्रदूषण। पहला वाला आंसर आएगा हमारा, आ वाला। प्रदूषण होने का मुख्य कारण है, क्या कारण है प्रदूषण होने का मुख्य कारण? कि हमने पढ़ा था ना कि मनुष्य प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहा है। तो पहला है प्रकृति से छेड़छाड़, दूसरा है प्रकृति का पोषण, तीसरा है दोनों और चौथा है कोई नहीं। तो हमारा उत्तर आएगा पहला वाला, आ वाला, प्रकृति से छेड़छाड़। प्रदूषण होने का मुख्य कारण है प्रकृति से छेड़छाड़। तो बच्चों आज हमने ये अपठित गद्यांश पढ़ा। पहले हमने उसको समझा, 2 बार 3 बार हमें पढ़ना है, उसको समझना है, उसके मूल भाव को समझना है कि उसमें क्या कहा जा रहा है। और जो आपको लगता है जहां से प्रश्न बन सकते हैं उन लाइन को अंडरलाइन कर लेना है और फिर आप प्रश्न पढ़िए। आपके सामने प्रश्न भी रहेगा, पैराग्राफ भी रहेगा। प्रश्न पढ़ के उत्तर उसी में से ढूंढने हैं हमको, गद्यांश में से, और जहां भी आपको उत्तर मिलता है वहां लाइन करके और थोड़ा सा अपनी, यदि आपको विकल्प दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि आपको विकल्प नहीं दिए, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, तो आपको हल्का सा अपनी लैंग्वेज में, थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में उत्तर देना होता है। लेकिन उत्तर हमारे छोटे होने चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए, छोटे छोटे वाक्यों में। आपको उम्मीद है अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमको कैसे अपठित गद्यांश को हल करना है। और मैं आपके अभ्यास के लिए और एक अपठित गद्यांश आपको दे रही हूँ, उसको आप हल करेंगे और अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में से करेंगे। ओके बच्चों।